नमस्ते मेरे दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ पार्ट 4 शरद चंद्र द्वारा रचित नवविधान बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह नींद टूटते ही शैलेश को समझ आया कि रात भर उन्होंने बुरे सपने देखे। खिड़की से झांक कर देखा तो उषा अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। सोमेन साथ ही था, शायद भोजन मांग रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उषा दिखी। वह बोली, तुम्हारी चाय तैयार है, हाथ मुंह धोने में देर करोगे तो ठंडी हो जाएगी, जल्दी करो। शैलेश बोले, ठीक है, तुम भिजवा दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। कहकर भागते हुए बाथरूम में पहुंचे। मन ही मन बोले, अच्छा इडियट हूँ मैं। दाम्पत्य कलह के युद्ध की घोषणा को भीष्म प्रतिज्ञा मानकर सारी रात चिंता और अशांत काटी। सुबह यह बात सोचकर उन्हें सिर्फ हंसी ही नहीं, खुद पर शर्म भी आई। परिवार में पति पत्नी के झगड़े में अगर इन छोटी छोटी बातों में पत्नी भाई के घर जाने लगी तो दुनिया में इंसान की जाति ही नहीं बचती। सुमेन की माँ होती तो भी 2-4 दिन के लिए डर था, मगर उषा जैसी पक्की हिंदू स्त्री जो सिर्फ किसी गुस्से की बात को सुनकर अपने संस्कार छोड़ देगी तो दुनिया में बाकी क्या जरूरत है, यह सोचकर उनका डर और चिंता समाप्त हो गई और हृदय शांति से प्रतिरस से भर गया। और ना चाहते हुए भी विभा और उनके शिक्षित समाज की 2-4 पढ़ी लिखी औरतों से अपनी पत्नी की मन ही मन तुलना करके बोले, रहने दो बाबा, जरूर नहीं। अगर कभी मेरी अपनी बेटी हो तो वह अपनी माँ जैसी ही हो। ऐसी शिक्षा दीक्षा अगर उसे भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद दूंगा। यह कहकर जल्दी से अपना काम समाप्त करके 5-6 मिनटों में वह अपने पढ़ने वाले कमरे में पहुंच गए। नया मुसलमान खानसामा चाय, पाव रोटी, मक्खन, केक इत्यादि नाश्ता लेकर आया। उसे देखकर अचानक शैलेश चौंके। इन चीजों की हमेशा उन्हें आदत रही है। बीच में कुछ दिन बाधा आई थी, मगर वह सामान मेज पर रखकर जब वह चला गया तब इन चीजों को देखकर खाने की इच्छा ही नहीं हुई। उषा जब से घर आई थी तब से इनके बदले नमकीन, कचौड़ी इत्यादि अपने हाथों से बनाई हुई चीजें चाय के साथ देती थी। वह खुद भी वहां रहती थी, मगर आज दोनों में से किसी को ना देखकर खाने की इच्छा नहीं रही। सिर्फ एक प्याला चाय पीकर खानसामा को बुलाकर सारा सामान उठवा दिया और पर्दे के बाहर परिचित आहट सुनने की आशा में कान खड़े रहे। और नाश्ता ना करने का कारण वह कड़े भाव से देने की सोच जानबूझकर देर से चाय समाप्त की। तब तक चाय ठंडी हो चुकी थी। थोड़ी देर में नौकर खाली प्याला उठा ले गया, मगर परिचित आहट सुनाई न दी। उषा कमरे में नहीं आई। दोपहर होने को आई। स्नान भोजन करके कॉलेज के लिए तैयार होना है। भोजन के समय आज भी उषा रोज की तरह पास आकर बैठ गई। उसके आग्रह और बातों से घर में किसी को कोई भेद पता नहीं चला, बस शैलेश को पता चल रहा था। एक रात में एक व्यक्ति बिना कोशिश के, बिना आडंबर के कितनी दूर चला जा सकता है, यह जानकर वे स्तब्ध रह गए। कॉलेज जाने की पोशाक पहनकर इस कमरे में आते ही घर खर्च की वह छोटी सी कॉपी नजर आई। शायद कल से ही यहाँ पड़ी है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी उषा इसे रख गई हो ऐसा संभव नहीं है, सत्य भी नहीं है। आज भी महीना खत्म नहीं हुआ है, अचानक इसकी यहाँ क्या जरूरत। फिर भी टाई बांधनी अधूरी छोड़कर कुछ कौतूहलतावश तो कुछ अनमने भाव से उसके पन्ने उलटकर देखते हुए अंतिम पेज पर आकर नजरें थम गईं। हर पन्ने पर एक ही बात, मछली, साग, आलू, परमल, चावल की बोरी, दूध के पैसे, नौकर की तनख्वाह, कल तक के खर्चे को निकालकर बाकी बचे रुपयों का हिसाब स्पष्ट लिखा था। यह लिखना जब शुरू हुआ था तब वह इलाहाबाद में थे, तब उनका कोई हाथ नहीं था। आज भी अगर यही इसकी समाप्ति हो जाए, उसमें भी इसका कोई हाथ नहीं है। बहुत देर तक शैलेश पहले पन्ने को देखते रहे। यह चीज इस संसार में उनके लिए 2 दिन का मामला थी। पहले वह नहीं थी और आगे भी अगर ना रहे तो उनकी दुनिया रुक नहीं जाएगी। 2 दिनों बाद शायद वह खुद ही भूल जाएंगे। फिर भी कितना कुछ महसूस होता है। कॉपी बंद करके फिर से टाई बांधने में खुद को लगाकर अचानक यही बात उन्हें सबसे बड़ी लगने लगी कि इस दुनिया में किसी चीज का मूल्य पहले से नहीं बताया जा सकता। इस कॉपी की हिसाब लिखने की एक दिन कोई जरूरत नहीं थी और फिर एक दिन यही सब फालतू हो गया। अंत में
पोशाक पहनकर शैलेश जब बाहर चले गए तब चाहकर भी वो उषा को बुलवाकर कुछ पूछ ना सके। अपरिचित भविष्य में उनका मन बार बार ठोकर खाने लगा। फिर भी अनिश्चित आशंका को सुनिश्चित दुर्घटना में दृढ़ करने का साहस उन्हें खुद में ढूंढने पर भी नहीं मिला। कॉलेज की छुट्टी के बाद शैलेश अपने घर न लौटकर विभा के घर चले गए। आकर देखा उनका अनुमान झूठा नहीं था। बहनोई अदालत नहीं गए थे और इस बीच वहाँ सब ठीक भी हो चुका है। देखकर उन्हें अच्छा लगा। बोले, विभा, सोमेन को लेने नहीं भेजा किसी को? विभा कुछ कहने ही वाली थी कि क्षेत्र मोहन बोले, जिसने हाथी खरीदना था वह नहीं है। इसका मतलब? क्षेत्र मोहन बोले, तुमने वह कहानी नहीं सुनी? एक शराबी नशे में डूबकर राजा का हाथी खरीदना चाहता था। अगले दिन उसे पकड़कर लाया गया और इस बेअदबी का कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, वह हाथी का क्या करेगा, क्योंकि हाथी का खरीदार तो जा चुका है, चला गया। कहकर वे अपने ऊपर हंसने लगे। हंसी रुकने पर बोले, यह कहानी भाभी को सुनाकर उन्हें नाराज होने से रोकना शैलेश। सच का खरीदार अब नहीं है, वह चला गया है। माँ से ज्यादा अगर बुआ के पास बेटा अच्छा पलता तो मैं उधारी करके विभा को एक हाथी ही खरीद दूंगा। यह कहकर वे विभा से छिपकर मुंह दबाकर हंसने लगे। मगर शैलेश ने इस हंसी में योगदान नहीं दिया। कहीं मजाक का बुरा मानकर विभा फिर क्रोधित हो जाए, यह सोचकर उन्होंने खुद को संभाले रखा। वह चुप रहे। क्षेत्र मोहन लज्जित होते हुए बोले, मामला क्या है शैलेश? शैलेश बोले, विभा की बात सुनकर मैं सोमेन के लिए निश्चिंत हो गया था, मगर यह अगर नहीं हो सकता तो कोई और इंतजाम तो मुझे करना ही होगा। क्षेत्र मोहन बोले, अर्थात डायन के हाथों बेटे को सौंपना नहीं चाहते? शैलेश बोले, तुम्हारी इस कड़वी बात का उत्तर ना देकर यही कहा जा सकता है कि उषा जल्द ही जा रही है। जा रही है? कहाँ? शैलेश बोले, जहाँ से आई थी, अपने भाई के घर। क्षेत्र मोहन गंभीर हो गए। अपनी पत्नी को तीखी नजरों से देखकर बोले, मुझे इसी बात का डर था शैलेश। विभा अब तक कुछ नहीं बोली थी। पति के परिचित स्वर का अर्थ वह समझ गई, मगर मुंह फेरकर सहज स्वर में पूछने लगी, भैया, मुझे निमित्त बनाकर ही क्या तुम यह करने जा रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं भी मना नहीं करूंगी, मगर एक दिन तुम दोनों को ही रोना पड़ेगा, आज बता देती हूँ। शैलेश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। उसके बाद शैलेश ने मुसलमान नौकर रखने से लेकर सुबह घर खर्च की कॉपी के बारे में सब कुछ बताकर कहा, मगर मैं उसे रोकूंगा नहीं। मित्र रिश्तेदारों में यह बात उठेगी और इससे मेरा यश नहीं बढ़ेगा, यह भी जानता हूँ, मगर मेरी भूल का सुधार हो गया, इसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। विभा चुप बैठी रही। क्षेत्र मोहन भी काफी देर तक कुछ नहीं बोले। शैलेश बोले, तुम लोगों को सब बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, कम से कम तुम लोग तो मुझे गलत न समझो। क्षेत्र मोहन जोर से सिर हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं, उनमें इतना साहस कहाँ। अच्छा शैलेश, भवानीपुर में जो एक बार बात चली थी, इस बीच उनके वहां से कोई आया था क्या? शैलेश परेशान होकर बोले, तुम्हारा इशारा इतना अभद्र और हीन है कि खुद को संभाल पाना कठिन है। तुम्हें बस इतना कहकर क्षमा किया जा सकता है कि तुमने कहाँ आघात किया है, ये तुम नहीं जानते। यह कहकर गुस्से में इधर उधर हिलडुल कर सीधे होकर बैठ गए। क्षेत्र मोहन ने उनके चेहरे की ओर देखा और अविचलित भाव से अत्यंत सहजता के साथ स्वीकार किया, हाँ यह ठीक है। कौन सी जगह है यह, मैं समझ नहीं पाया। शैलेश को यह बात चुभ गई। बोले, अपनी पत्नी के साथ उस दिन तुमने जो व्यवहार किया, इसके बाद मैं तुमसे और क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचेगी इसलिए कभी कुछ नहीं कहा, मगर बहुत पहले ही कह देना उचित था। क्षेत्र मोहन व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर बोले, हाँ शैलेश, इट रिमाइंड्स, पत्नी के साथ व्यवहार आज तक ठीक से सीख नहीं पाया। सीखने की उम्र भी बीत गई, मगर तुम अगर इस विषय पर एक पुस्तक लिख जाते तो अच्छा। तुम दोनों भाई बहन कुछ परामर्श करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अचानक वो खड़े हुए और बाहर चले गए। शैलेश चीख कर बोले, पुस्तक लिखने में शायद देर हो भी सकती है, मगर तब तक इतना सुन लो, वह जो भवानी का नाम लेकर विद्रूप किया, वह मेरी कोई खबर ले या ना ले, मुझे ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा। क्षेत्र मोहन ने दरवाजे के बाहर से सिर्फ इतना कहा, जरूर करो,
पहले ही देर हो गई है। अगली सुबह क्षेत्र मोहन पटल डांगा वाले घर पहुंचे। शैलेश नहाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक असमय बहनोई को देखकर चौंक गए। कल जो भी हुआ उसके बाद इतनी जल्दी उनका यहाँ आना उम्मीद नहीं थी। मन ही मन लज्जित होकर बोले, आज हाईकोर्ट बंद है क्या? क्षेत्र मोहन हंसकर बोले, प्रश्न बेकार है। शैलेश बोले, तो क्या प्रैक्टिस छोड़ दी? क्षेत्र मोहन बोले, और ज्यादा बेकार है। शैलेश बोले, शायद मैं भी बेकार हूँ। मेरे नहाने का समय हो गया है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्र मोहन ने कहा, तुम जा सकते हो। पूजा घर इस कमरे में नहीं था। शयन कक्ष में एक और आसन लगाकर उषा पूजा की तैयारी कर रही थी। आवाज पहचान कर भीगे बालों पर आंचल खींचकर बोली, आइए। क्षेत्र मोहन कमरे में आते ही चौंके। बोले, असमय आकर परेशान किया। अचानक पिता के घर जाने का मन हुआ है क्या? पिताजी बीमार हैं क्या? उषा बोली, पिताजी का देहांत हो चुका है। ओह, तो क्या माँ बीमार है? उषा बोली, वो तो पिताजी से पहले चली गईं। क्षेत्र मोहन विस्मय से बोले, तो आप जा कहाँ रही हैं? भाई के घर। कौन है? ऐसी जगह तो जाना हो ही नहीं सकता। शैलेश को छोड़िए, हम तैयार नहीं हो सकते। उषा सिर झुकाए हुए मुस्कुराते हुए बोली, नहीं हो सकते? नहीं, कभी भी नहीं। मगर अब तक तो भाई के घर ही जिंदगी कटी है क्षेत्र बाबू, कुछ भी अचल नहीं था। क्षेत्र बाबू बोले, अगर जाना ही है तो कितने दिनों बाद लौटोगी? सच सच बताइए, नहीं तो आप नहीं जा सकती। उषा चुप रही। क्षेत्र मोहन बोले, मगर सोमेन? उषा बोली, उसके लिए बुआ है। क्षेत्र मोहन अचानक हाथ जोड़कर बोले, वह मेरी पत्नी है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उषा चुप रही। माफ नहीं करेंगी? उषा वैसे ही चुप बैठी रही। कुछ देर उत्तर का इंतजार करके क्षेत्र मोहन गहरी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बोले, दुनिया में अपराध है तो उसके लिए दुख भोगने पड़ते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, मगर इसका न्याय क्यों नहीं है? उषा बोली, अर्थात एक की सजा दूसरे को क्यों मिलती है, यही ना? शायद इतना ही जानती हूँ, मगर क्यों यह नहीं जानती। क्षेत्र बाबू कब जा रही हैं? भैया लेने आएंगे, शायद कल। क्षेत्र बाबू कुछ देर चुप रहकर बोले, मैंने सोचा था कि एक बात है जो कभी आपको नहीं बताऊंगा, मगर आज लग रहा है छिपाना मेरा अपराध होगा। आपके आने से पहले इस घर में किसी और के आने की संभावना हुई थी। लगता है वह षड्यंत्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। उषा बोली, मैं जानती हूँ। क्षेत्र मोहन बोले, तो क्या नाराज होकर उस षड्यंत्र को कामयाब होने देंगी? इतना क्या? बात पूरी नहीं हो पाई। उषा शांत आवाज में दृढ़ता पूर्वक बोली, कामयाब हो या ना हो क्षेत्र मोहन बाबू, मुझे आप माफ करें। यह कहकर उषा ने दोनों हाथ जोड़कर इतनी देर बाद क्षेत्र मोहन की ओर देखा। उस नजर को क्षेत्र मोहन चुपचाप देखते रहे। शैलेश ने पत्नी के साथ बातचीत बंद कर दी, मगर उषा ने ऐसा नहीं किया। उसके आचरण में जरा भी परिवर्तन नहीं था। घर के काम काज वह रोज की तरह करे जा रही थी। शैलेश कुछ पूछ ही नहीं पा रहे थे, जबकि यह सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि जो व्यक्ति हमेशा के लिए जिस घर को छोड़कर जा रहा है, उसी घर के प्रति उसे इतनी ममता कैसे है। आज सुबह ही उन्होंने सुना कि नए नौकर ने दीवार पर हाथ पोंछ दिए तो उषा उसे डांट रही थी। काम में गलती करना उसके स्वभाव में नहीं है, अगर हुई भी तो कैलाश ने कभी नहीं देखा। उषा को अच्छी तरह समझने का समय उन्हें मिला ही नहीं। उसे बहुत कम समझते थे, मगर जितना भी जानते थे उसे में इतना समझ गए कि अब वह जाने का विचार नहीं छोड़ेगी। साधारण मानव को इस उम्र में जितनी समझ होती है, उस ज्ञान से अलग उसकी एक आंख में हंसी और दूसरी में आंसू जैसे उसके मन को झूले में झुला रहे हैं। क्षेत्र मोहन सीधे रसोई के दरवाजे पर पहुंचे। बोले, प्रसाद मिलने में कितनी देर है भाभी? उषा सिर का पल्लू ठीक करके हंसते हुए बोली, यह बात आप उनसे जाकर पूछे, मेरी ओर से सब तैयार है। क्षेत्र मोहन बोले, आपको छला नहीं जा सकता, मगर मैं खुद ही ठगा गया। भोजन की खुशबू देखकर भरे पेट भी लालचा रहा है भाभी, मगर बीमार होने का डर लगता है। फिर भी निमंत्रण कैंसिल करने पर बात नहीं बनेगी, किसी और दिन आकर खाऊंगा। उषा चुप रही। क्षेत्र मोहन बोले, आपका बेटा कहाँ है? उषा बोली, पता नहीं आज उसे क्या हुआ, स्कूल जाना ही नहीं चाह रहा था, किसी तरह उसे खिलाकर अभी अभी स्कूल भेजा है।
क्षेत्र मोहन बोले, वह आपसे बहुत प्यार करता है। फिर हंसकर बोले, अच्छी बात है। आपका अपने पिता के घर जाना था, क्या हुआ? असल में भाभी, गुस्से में अगर आपके मुंह से भी बेकार बातें निकल जाएं, तो इस दुनिया में भरोसा करने लायक कुछ बचता ही नहीं। उषा ने इस शिकायत का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए चुप बैठी रही। वहां से निकलकर क्षेत्र मोहन शैलेश के स्टडी रूम पहुंचे। नहाने के बाद शैलेश शीशे के सामने खड़े बाल बना रहे थे। उन्होंने पलट कर देखा। क्षेत्र मोहन ने पूछा, कॉलेज आज बंद है क्या? नहीं। हाँ, शुरू की 2 क्लास नहीं है। क्षेत्र मोहन बोले, अच्छा। भाभी को पिता के घर जाना है, तुमने क्या इंतजाम किया? शैलेश बोले, इंतजाम तो उसके जाने के बाद करूंगा, सुना है कल उसका भाई आकर ले जाएगा। क्षेत्र मोहन बोले, तुम एक इडियट हो, ऐसी पत्नी के साथ तुम नहीं रह सकते। इससे अच्छा मुझसे बदल लो, तुम भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहूं। शैलेश व्याकुल होकर बोले, उम्र अब बहुत हो गई है क्षेत्र, अब तुम ऐसा मजाक बंद करो। क्षेत्र मोहन बोले, बंद तो कर देता भाई, मगर तुम लोगों के व्यवहार के कारण नहीं बंद कर पाता। उनको बहुत पीड़ा हुई है, उन्होंने कहा पिता के घर जाऊंगी, तुमने भी जवाब दिया जाना है तो जाओ, भवानीपुर अभी मेरे पास है। ये कैसा व्यवहार है? भाई बहन दोनों बिल्कुल एक जैसे। छोड़ो, मैं समझा आया हूँ, वो नहीं जा सकती। अब तुम उसे कुरेद कर घाव गहरे मत करना। अचानक घड़ी की ओर देखकर चौंक गए। ओह, बहुत देर हो गई, अब चलता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। जाते जाते आवाज धीमी करके बोले, कुछ दिन बनाकर चलो शैलेश, और फिर यह सब अच्छी बात नहीं है, खर्चे की ही सोचो। अच्छा, चलता हूँ। यह कहकर उत्तर की आशा किए बिना तेज कदमों से बाहर चले गए। कुछ देर शैलेश स्तब्ध खड़े रहे। क्षेत्र मोहन कब आए, क्या कहकर, कैसे अचानक सारा मामला उल्टा कर गए, उन्हें समझ ही नहीं आया। नौकर ने आकर कहा कि खाना तैयार है। उत्तर दिशा के बरामदे में रोज की तरह आसन बिछाकर भोजन की व्यवस्था थी। रोज की तरह विभिन्न प्रकार का भोजन परोसकर पास ही उषा बैठी थी। शैलेश सिर झुकाकर भोजन करने बैठ गए। कई बार उनका मन किया कि क्षेत्र की बात जांचकर 2 मीठी बात कह जाए, मगर सिर उठा ही नहीं पाए, वे बात पूछ ही नहीं पाए, और तो और सोमेन को बहाना लेकर भी बात नहीं कर पाए। अंत में भोजन खत्म कर उठकर चले गए। आगे की कहानी पूरी करने के लिए आइएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट पार्ट रीड करूंगी। बाय।